सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा की जन विश्वास यात्रा पहुंची काशी, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। भेलूपुर स्थित पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि पर धूमधाम के साथ मनाया गया जन्मोत्सव। होमगार्ड में समायोजन करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठे टीआरबी के जवान। और काशी फिल्म महोत्सव के सांसद व फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी की नृत्य नाटिका दुर्गा का भव्य आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा द्वारा आयोजित जन विश्वास यात्रा बुधवार को जन विश्वास जिले के विभिन्न इलाकों में निकाली गई। भाजपा द्वारा आयोजित जन विश्वास यात्रा बुधवार को जन विश्वास जिले के विभिन्न इलाकों में निकाली गई। जन विश्वास यात्रा में भदोही से कपसेटी वाराणसी मार्ग से होकर प्रवेश किए। बस पर सवार नंद गोपाल नंदी, स्वतंत्र देव सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा सवार थे। इन जगहों पर स्वागत द्वार बनाकर यात्रा का स्वागत किया गया। मड़वाडी में बनाए गए स्वागत द्वार में गाजर, बैगन, आलू, मूली, शलजम संग केले की पत्ती, ईख व अशोक की पत्ती का इस्तेमाल किया गया था। भाजपा द्वारा आयोजित जन विश्वास यात्रा बुधवार को 11 बजे कपसेटी से शुरू हुआ। चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में कहा गया कि प्रदेश में फिर योगी सरकार आएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि परिवारवाद की सरकार नहीं आएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चलते अपराधी या तो जेल में हैं या तो दुनिया से विदा हो चुके हैं। बड़े बड़े अपराधियों के नाजायज संपत्ति को जमींदोज करने का कार्य भाजपा की सरकार ने किया है, जिसमें मुख्तार और अतीक जैसे माफिया शामिल हैं। पिछले सरकारों में बिजली नहीं आती थी, किसान मायूस थे। आज 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का अधिकार हमारी सरकार ने स्थापित किया है। उन्होंने सभा के माध्यम से लोगों से अपील की है कि आप नशा छोड़ दें, अपने माँ बाप की सेवा करें तथा बहन बेटियों पर कभी हाथ न उठाएं। इस यात्रा में प्रमुख रूप से नंद गोपाल नंदी, हंसराज विश्वकर्मा, पूनम मौर्य, आशीष सिंह, देवेंद्र सिंह व सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। 6 क्षेत्रों से अलग अलग जन विश्वास यात्रा 19 तारीख से निकली हुई है, जिसके क्रम आज भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर में एक बहुत बड़ा रोड शो का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय स्वतंत्र देव जी इस रोड शो का नेतृत्व करने वाले हैं। अभी आधे घंटे के अंदर यात्रा यहाँ पर आ रही है। जो यात्रा यहाँ से सुंदरपुर, नरिया, BHU और 80 गोदौलिया मैदागिन होते हुए संत तुलानंद होते हुए मधुबन लान जो है शिवपुर तक जाएगी। ये यात्रा जो है प्रदेश के संगठन के द्वारा जो निर्धारित की गई उसके परिप्रेक्ष्य में चल रही है। जन विश्वास यात्रा है और जन विश्वास यात्रा को जिस प्रकार से जनता का समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार से स्वागत हो रहा है, ये बात स्पष्ट होता है कि योगी सरकार ने जो वादा किया था, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने जो देश को वादा किया था, सब पर खरा साबित हुई है। उनका विश्वास हासिल किया है। आज यही जन विश्वास यात्रा लेकर के पूरे प्रदेश में हमारी जन विश्वास यात्रा निकली है। हजारों की संख्या में लोग इस जन विश्वास यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि हम जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं। जनता की सीधे मुहर है जन विश्वास यात्रा के रूप में। भेलूपुर स्थित पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि पर धूमधाम से जन्मोत्सव का आयोजन हुआ। भेलूपुर स्थित पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि पर भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस जन्मोत्सव में विश्व के कल्याण के लिए पौषवादी दशमी पूरे धूमधाम से मनाई गई, जिसमें शामिल होने के लिए पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों की संख्या में तीर्थयात्री यहां पहुंचे। पूजा के क्रम में तरफ हुबली कर्नाटक से आए हुए भक्तों द्वारा भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ। इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था, जो देखने लायक बनता है। इस अवसर पर जैन समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे। लगभग 200 तीर्थयात्रियों द्वारा भगवान का पंच कल्याण पूजन, अभिषेक, प्रभात पूजा, महाआरती का आयोजन किया गया। कर्नाटक से आते हुए भक्तजनों द्वारा भजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम अनेक भक्तों एवं श्वेतांबर समाज के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। इस दौरान राहुल गांधी, धनपत राज जी,
भंसाली, सुशील चंद जी धमावस, अनिल चंद जी धमावत, भावेश भाई जी शाह आदि लोग मौजूद रहे। हमारे 16 कल्याणक भूमि है। यहाँ पे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से 4 तीर्थंकर का जन्म यहीं पे हुआ है, जिसमें बनारस में सबसे महत्वपूर्ण है भेलुपुर पार्श्वनाथ, जिनके भक्त देश देश से यहाँ पे सेवा पूजा करने के लिए आते हैं। इसको आज यहाँ मनाने के लिए हुबली, कर्नाटक से और बाकी और राज्यों से काफ़ी भक्त आए हैं, जिनका अट्ठम का उपवास चल रहा है, जिसके अंदर वो 3 दिन का उपवास करते हैं, कोई भोजन नहीं, कुछ नहीं, और भगवान का आज जन्म महोत्सव मना रहे हैं, जिसके अंदर इंद्र इंद्राणी का रूप बना के भगवान को मेरू पर्वत शिखर पे लेके जाते हैं और वहाँ पे उनका नमन कराते हैं। आज आपको जो देखा है आप लोगों ने, इसके अंदर भगवान का भव्य अभिषेक होता है, रात्रि भक्ति होती है। काशी फिल्म महोत्सव के सांसद व फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी की नृत्य नाटिका दुर्गा का भव्य आयोजन सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हुआ। जीवन के 7वें दशक में जब लोग चंद कदम चलने में हाँफते हैं, हेमा मालिनी ने नृत्य के जज्बे और जुनून का जादू चलाया। मथुरा की सांसद के तौर पर अपनी तमाम व्यस्तताओं के बाद भी न तो नृत्य के प्रति समर्पण कम हुआ और न ही उनका कोई प्रभाव पड़ने दिया। यह एहसास उन सभी को हुआ जो मंगलवार शाम हेमा मालिनी की नृत्य नाटिका दुर्गा देखने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मौजूद रहे। इसी एहसास ने प्रस्तुति के अंत में सभी को स्टैंडिंग ओवेशन के लिए स्वतः स्फूर्ति प्रेरित किया। बीते 1 महीने में शहर के सबसे बड़े और अत्याधुनिक प्रेक्षागृह में कई नामी गिरामी कलाकारों की प्रस्तुतियां हो चुकी हैं, लेकिन पहले काशी फिल्म महोत्सव की दूसरी शाम हेमा मालिनी स्टैंडिंग ओवेशन पाने वाली पहली कलाकार बनी। हेमा मालिनी ने इस प्रस्तुति के साथ ही दुर्गा नृत्य नाटिका के मंचन के सफलतम 33 साल पूरे किए। वर्ष 1988 में 28 दिसंबर को ही पहली बार हेमा ने पहली बार दुर्गा का मंचन मुंबई में नाट्य विहार कला केंद्र के बैनर तले किया था। प्रस्तुति के दौरान खचाखच भरे रुद्राक्ष सभागार में 80% से अधिक दर्शक दोहरा लुत्फ ले रहे थे। मोबाइल फोन से कोई रिकॉर्डिंग तो कोई लाइव करते हुए कथानक और संगीत के साथ नृत्य की चपल मुद्राओं पर नजरें जमाए रहे। बीच बीच में कई प्रभावी अथवा प्रमुख नृत्य संयोजक पर बहुत से लोग एक हाथों में मोबाइल होने से वे चाहकर भी ताली नहीं बजा सके। 1200 से अधिक लोगों में से करीब 250 लोगों की प्रेक्षागृह के अलग अलग हिस्सों से बज रही तालियां भी अलग एहसास देने वाली रही। माथे चंद्र सजाए, नेत्रों में है
यहाँ पर है। ये जगह कला, संस्कृति और सभ्यता का घर है। यहाँ पर मैं पिछले कई सालों से आकर कई कार्यक्रमों में शामिल हुई हूँ और नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत किया है। सबसे पहले तो मुझे वो याद आ रही है जब मैं 16 साल की थी, जब मैं फिल्म जगत में एंटर किया था, तब मेरे लिए नृत्य कार्यक्रम करने का अवसर मिला था। बनारस सांस्कृतिक कार्यक्रम। गौड़ व खरवार जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य संवैधानिक सुविधाएं प्रदान करने की मांग को लेकर धरना दिया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश के पश्चात गौड़, खरवार, धूलिया, राजकोट आदि जातियों को पूर्वांचल के 13 जिलों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है और उपरोक्त जातियों को सभी जातियों की भांति संवैधानिक सुविधाएं देने का प्रावधान है। परंतु दुर्भाग्यवश सन 2003 से अब तक जनजाति समाज को अपने संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु निरंतर आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि गौड़ व खरवार जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य संवैधानिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु 8/9/2009 को मेरे द्वारा जिला मुख्यालय पर किए गए 18 दिवसीय आमरण अनशन के पश्चात 5 सदस्य जिला स्तरीय समिति का गठन प्रशासन द्वारा निर्देश के पश्चात किया गया, जिनमें तब तक के सभी शासनादेशों का अध्ययन करते हुए स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि तहसीलदारों के मन में कुछ भ्रांतियों के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। अभी पूर्व में हमने 1 मार्च से यहाँ 1.5 महीने का धरना दिया था और 4 अक्टूबर को हमने 1 दिन का धरना दिया था। हमने बता दिया है कि अगर सरकार हमारी मांगों के लिए जिला प्रशासन पर दबाव नहीं बनाती है, हमारी समस्याओं का निदान नहीं होता है, तो हम अब मौसम सर्दी का ख़त्म होते ही सीधे जंतर मंतर, अंतिम लड़ाई हमारी दिल्ली जंतर मंतर पर हम धरना देंगे और धरना ही नहीं देंगे, हम अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। वहाँ आमरण अनशन करके हम अपनी मांगों के लिए हमारी मांग है इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर नरही के खेल मैदान में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किए। इस मौके पर उन्होंने नरही व कथरिया में मिनी स्टेडियम बनवाने की घोषणा की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों का सम्मान किया है, उनका मान बढ़ाया है। देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। कई खेल मैदान व इंडोर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में यूपी खेल के क्षेत्र में ऊंचाइयों पर होगा। वे मंगलवार को नरही के खेल मैदान में खेल निदेशालय की ओर से आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण व समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने नरही व कथरिया में मिनी स्टेडियम बनवाने की घोषणा की। इसके लिए 12 जनवरी से पहले धनराशि भी स्वीकृत करने की बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे सुदूर क्षेत्र में बड़े स्तर की खेल प्रतियोगिता का आयोजन प्रशंसनीय है। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल और खिलाड़ी के लिए हमेशा उपलब्ध रहता हूं। खिलाड़ियों का सम्मान प्राथमिकता है। ओलंपिक में भाग लेना और पदक जीतकर आए खिलाड़ियों का सम्मान पीएम व सीएम ने किया। काशी फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ है। इससे अवसर मिलेगा स्थानीय कलाकारों को अपना हुनर दिखाने का और काशी को फिल्म का एक बड़ा डेस्टिनेशन बनाने का। काशी जहाँ एक और ज्ञान की धरती है, अध्यात्म की धरती है। काशी जहाँ संस्कृति, विरासत की, संगीत की भूमि है। यहाँ पर फिल्म जगत के लिए बहुत कुछ है दिखाने के लिए, शूट करने के लिए और दुनिया को यहाँ तक लाने के लिए। नौज में पैसे पकड़े गए, कानपुर में पकड़े गए जो इत्र की बात करते थे, आज उसकी महक इतनी सब और है कि उसके पीछे का घोटाला, उसके पीछे के चोरी का पैसा, आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सपा इसका जवाब दे। और अखिलेश जी कहीं ना कहीं कन्नी काटने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितना मर्जी भाग लें, ये ऐसा चिपका है उनके ऊपर कि लोगों को उनके समय के भ्रष्टाचार, अत्याचार और माफिया राज याद आ रहा है। फिल्म अभिनेत्री और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने बुधवार को काशी विश्वनाथ धाम के गर्भगृह के उत्तरी द्वार से दर्शन पूजन किया। फिल्म अभिनेत्री और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने बुधवार को विश्वनाथ मंदिर में गर्भगृह के उत्तरी द्वार से दर्शन पूजन किया। इस दौरान मंदिर की ओर से बाबा प्रसाद भेंट किया गया। दर्शन पूजन के बाद लगभग 30 मिनट तक विश्वनाथ धाम में भ्रमण किए। मंदिर प्रांगण से बाहर आने पर दुकानों से पूजा सामग्री की खरीदारी कर अपने गंतव्य को प्रस्थान किए। हेमा मालिनी काशी फिल्म महोत्सव में भाग लेने आई थी।
आप बैठोगे ना? अच्छा था, बहुत अच्छा था। छोड़ो अभी, हटो हटो। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 87वां राष्ट्रीय अधिवेशन 24-28 दिसंबर को रानी दुर्गावती नगर प्रांतीय जापी की तपोभूमि जबलपुर में संपन्न हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 87वां राष्ट्रीय अधिवेशन 24-28 दिसंबर को रानी दुर्गावती नगर ऋषि जावाणी की तपोभूमि जबलपुर में संपन्न हुआ, जिसमें स्वाधीनता के 75 वर्ष व 75वें वर्ष की यात्रा पर अभाविक विषय पर भाषण, स्वराज प्रदर्शनी, शहीद स्मारक शोभा यात्रा, युवा अधिवेशन जैसे अभूतपूर्व आयोजन किए गए। इस अधिवेशन में शामिल होकर काशी आई राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि अधिवेशन का उद्घाटन नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के कर कमलों द्वारा हुआ। इस वर्ष का यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार से सृष्टि फाउंडेशन के संस्थापक कार्तिकेय गणेशन जी को सम्मानित किया गया। अधिवेशन के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में जनजातीय समाज के समर्पण का सम्मान, जनजातीय गौरव दिवस प्रस्ताव के माध्यम से भारत सरकार का अभिनंदन किया गया। इस अधिवेशन में अभाविप ने शिक्षा क्षेत्र तथा युवाओं से जुड़े विषय जैसे शिक्षा की पवित्रता की रक्षा हेतु शिक्षित समाज आगे आए, वर्तमान परिदृश्य परिसर गतिविधियों में खेल बने, प्राथमिकता इन शिक्षकों से 3 विषयों पर प्रस्ताव पारित किए गए। अभाविप का जब भी राष्ट्रीय अधिवेशन होता है उसमें समाज के शैक्षणिक गतिविधि को लेकर या फिर समाज में किस प्रकार की गतिविधि चल रही है या राष्ट्र किस ध्येय पथ को लेकर आगे बढ़ रहा है, इन सभी विषयों को ध्यान में रखकर प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। तो इस वर्ष भी हमारे 4 प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें पहला प्रस्ताव जो हमारा रहा, पहले प्रस्ताव में जो है शिक्षा के नैतिक पतन को रोकने हेतु एवं विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा प्राप्त हो, इसको लेकर अपना पहला प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा प्रस्ताव जो है हमारे वर्तमान परिदृश्य को लेकर पारित किया गया, जिसमें विश्वनाथ कॉरिडोर का बनना या फिर केदारनाथ मंदिर में शंकराचार्य जी की मूर्ति का स्थापित होना या पूरे भारतवर्ष में 150 करोड़ जनता को वैक्सीन लगना, इस प्रकार की उपलब्धियों को लेकर भी अपना प्रस्ताव पारित किया गया। तीसरा प्रस्ताव अपना जो भारत सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को घोषित किया गया, उसके अभिनंदन के रूप में अपना तीसरा प्रस्ताव पारित किया गया। चौथा प्रस्ताव जो है हमारा, कैसे हमारे आज के समाज में खेल प्राथमिकता बने, परिसरों में खेल प्राथमिकता बने, विद्यार्थी खेल से जुड़े और उसे अपना हिस्सा बनाए। क्योंकि हम देख सकते हैं कि अभी अभी जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें 7 ओलंपिक में मेडल और 19 पैरा ओलंपिक में कुल 26 मेडल आए हैं।
तो इसी से स्पष्ट होता है कि हमारे देश में खेल का क्या महत्व है। तो इसे हमें अपने पाठ्यक्रम में भी विश्वविद्यालय विद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल करना चाहिए, ऐसा भी अभाविप ने अपना प्रस्ताव बनाया। इसमें जो है अपना पहला सत्र जो था उद्घाटन का था, उसके उद्घाटक नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी रहे एवं इस दौरान यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार से सृष्टि फाउंडेशन के संस्थापक कार्तिकेयन गणेशन जी को सम्मानित किया गया। इस दौरान अपने काशी प्रांत में राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व साक्षी सिंह यानी कि मुझे प्रांत मंत्री होने के रूप में मिला और साथ ही 5 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी इस प्रांत से चुने गए, जिसमें अभय प्रताप सिंह जी इकाई अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय, डेजी जी पहले भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही हैं, अमित सिंह जी जिनको राष्ट्रीय सह संयोजक एग्रीविजन चुना गया है और साथ ही रमेश पटेल जी अपने जो है NEC मेंबर और राहुल राणा जी को बनाया गया। इस तरह की अपनी घोषणाएं रही। इन घोषणाओं को जो है अपने प्राध्यापक राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भाई पटेल जी ने किया। बुधवार को नमामि गंगे की टीम ने गंगा घाट पर सफाई अभियान चलाकर लोगों को गंगा में सफाई रखने व प्रदूषण मुक्त गंगा रखने का संदेश दिया। बुधवार को नमामि गंगे ने गाय घाट के गंगा तट पर स्वच्छता की अलख जगाई। सदस्यों ने गंगा किनारे की गंदगी साफ कर स्वच्छता की अपील की। राष्ट्र ध्वज, स्वच्छता स्लोगन, लिखी तख्तियां और कपड़े के झोले लेकर पर्यावरण संरक्षण हेतु सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने का आग्रह किया। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से सचेत करते हुए लोगों में मास्क का वितरण किया गया। ध्वनि विस्तारक यंत्र से लोगों को जागरूक करते हुए नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि सदियों से जीवनदायिनी मां गंगा के किनारे की स्वच्छता बहुत जरूरी है। पॉलिथीन ने हमारे पर्यावरण को गहरे जख्म दिए हैं, इसका उपयोग न करके हम पर्यावरण के सहयोगी बने। कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से हम बचे रह सकते हैं यदि हम स्वच्छता सहित मास्क का उपयोग करें। कोरोना के इलाज में कारगर टीका अवश्य लगाएं। गंगा टास्क फोर्स के सूबेदार PC खेदार ने भी अपनी टीम के साथ लोगों को स्वच्छता बनाए रखने हेतु जागरूक किया। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, महानगर सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, सारिका गुप्ता, रश्मि साहू, रंजिता गुप्ता, उषा गुप्ता, गोविंद जायसवाल आदि शामिल रहे। हमने गाय घाट के गंगा तट पर कई प्रकार की गंदगियों की सफाई करके कूड़ेदान तक पहुंचाया है और लोगों से गंगा किनारे की स्वच्छता बनाने की अपील की है। साथ ही कपड़े के झोले वितरण कर लोगों से सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने की सलाह दी है। सिंगल यूज पॉलिथीन ने हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इस निमित्त हमने लोगों से आग्रह किया है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे, सबको यह बताया कि हमें कपड़े के झोले का उपयोग करना है। साथ ही जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है उससे हम लोगों ने सबको जागरूक किया है। होमगार्ड में समायोजन करने की मांग को लेकर TRB के जवानों ने भूख हड़ताल की। एक तरफ वाराणसी यातायात को दुरुस्त बनाए रहने के लिए TRB के जवान सड़कों पर, चौराहों पर पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई देते हैं, लेकिन जब बात इनके हक अधिकार की आती है तो विभाग द्वारा उनके साथ छल कपट करने का मामला सामने आता है। अपने साथ हो रहे अन्याय को लेकर TRB के जवानों द्वारा जिला मुख्यालय स्थित भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि सभी TRB के जवानों को होमगार्ड में समायोजन किया जाए। पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा TRB के जवानों को होमगार्ड में समायोजन करने का आश्वासन दिया गया था, परंतु 2018 में TRB के जवानों को कार्य मुक्त कर दिया गया। 2019 में लोकसभा चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाई गई, जिसमें उन्हें आश्वासन दिया गया कि होमगार्ड में समायोजन कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए आज TRB के जवान अपनी मांगों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज हम सभी लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड में समायोजन हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन के लिए यहाँ मांग पर बैठे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हम लोग को उत्तर प्रदेश होमगार्ड में समायोजन किया जाए। कब से आप लोग ड्यूटी कर रहे थे? हम लोग नवंबर 2015 से अगस्त 2018 तक यातायात पुलिस लाइन वाराणसी में रेगुलर ड्यूटी किए हैं। अगस्त 2018 में हम लोग को ड्यूटी से बैठा दिया गया। पुनः अप्रैल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान माननीय मंडलायुक्त वाराणसी महोदय जी के आदेशानुसार हम लोग की ड्यूटी यातायात पुलिस लाइन वाराणसी में लगाई गई, जिसका मानदेय भुगतान अभी सितंबर 2021 में किया गया। ड्यूटी के दौरान माननीय SP ट्रैफिक वाराणसी महोदय जी द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि आप लोग निश्चिंत होकर ड्यूटी कीजिए, आप लोग को उत्तर प्रदेश होमगार्ड में समायोजन है तो हम लोग शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग के साथ छल किया गया। आज सभी TRB के जवान आर्थिक तंगी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। हमारा एक TRB जवान सोनू रेकवार लगभग 8 माह पूर्व फांसी लगा के आत्महत्या कर चुका है, आर्थिक तंगी बेरोजगारी से जूझते हुए। आज हम लोगों के सामने 2 वक्त भोजन की समस्या उत्पन्न हुई है सर।
मंगलवार के दोपहर के बाद से बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ तो बुधवार को भोर तक जारी रहा। बुधवार को भी बारिश वाला मौसम बना रहा। मौसम को देखते हुए मौसम वैज्ञानिक ने आने वाले समय में कड़ाके की ठंड के आसार बताए। मंगलवार की दोपहर के बाद से हुई झमाझम बारिश का सिलसिला देर रात और बुधवार भोर से अल सुबह तक जारी रहा। आसमान में छाए बादलों की वजह से फिलहाल न्यूनतम तापमान में अपेक्षाकृत बढ़ोतरी होने से ठंड का प्रभाव कम हो गया है। दक्षिण पश्चिम दिशा अरब सागर की ओर से चल रही हवाएं जरूर झुरी झुरी का एहसास करा रही हैं। बुधवार को भी पूरे दिन मौसम इसी तरह बादल और बारिश युक्त रही। गुरुवार या शुक्रवार को मौसम साफ होते ही तापमान तेजी से गिरेगा और कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। बहरहाल बुधवार की सुबह 10 बजे तक मौसम का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिक बीएचयू के सेवानिवृत्त प्रोफेसर एसएन पांडे के अनुसार बादलों के बने रहने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड का एहसास कम होगा, लेकिन जब अगले 1-2 दिनों में बादल हटेंगे और आसमान साफ होगा तो तापमान गिरेगा, अर्थात गलन बढ़ेगी। बादल छटने के बाद इस सप्ताहांत में सर्दी अपने चरम पर हो सकती है। इस मौसम का जिम्मेदार इस बार जम्मू कश्मीर और हिमालय की ओर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ नहीं, बल्कि अरब सागर क्षेत्र में बना कम वायुदाब का क्षेत्र है। इसकी वजह से आसमान में बादल आए हैं। बारिश के बाद वातावरण की आर्द्रता बढ़कर 93% हो गई है। छाए कोहरे के चलते दृश्यता सुबह 500 मीटर तो 10 बजे तक 1 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। मौसम में बदलाव को लेकर डॉक्टरों ने अलर्ट किया है। साफ शब्दों में कहा है कि ठंड से बचाव के पूरे जतन करें। शरीर पैर से लेकर सिर तक ढक कर रखें। बाहर निकलें तो पैर में गर्म जूते, हाथ में दस्ताने व टोपी हेलमेट जरूर लगाएं। पीने नहाने के लिए गुनगुने पानी का उपयोग करें। मैं एक डॉक्टर होने के नाते यही आप लोगों को सलाह देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को और बड़े बुजुर्ग जो हैं वो लोग आग वगैरह जलाकर उसको तापें, क्योंकि मौसम का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मौसम तो ऐसे आगे भी संभावना है 2-3 दिन ऐसा रहेगा। नगर निगम प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मैदानी चौराहा दवा मंडी के सामने अलावा जलाने का काम करें और कृपया जो गरीब मजदूर रोड पर सो रहे उनको रैन बसेरा में भेजने का काम करें और रैन बसेरा में जांच करके वहाँ तकिया और कंबल का व्यवस्था करें। माता अन्नपूर्णेश्वरी देवी के दरबार से बढ़ते ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया। अन्नपूर्णा दरबार से कंबल वितरण हुआ। बढ़ते ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों में कंबल का वितरण हुआ। अन्नपूर्णा मंदिर समाज के लिए अनेकों कार्य करता रहता है। उसी में बढ़ती ठंड को देखते हुए अन्नपूर्णा मंदिर के महंत ने सैकड़ों की संख्या में दशाश्वमेध क्षेत्र में जरूरतमंद को कंबल वितरण किया है। आगे वाराणसी के अलग अलग जगहों पर भी कंबल बटेगा। महंत शंकरपुरी ने कहा कि माता रानी सब पर ध्यान देती हैं। काशी में हर जरूरतमंद के लिए मां का दरबार सदा खुला रहता है। दशाश्वमेध समेत काशी स्टेशन व कैंट स्टेशन समेत बीएचयू क्षेत्र में भी वितरण किया गया है। कंबल वितरण में एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी ए जनार्दन शर्मा, क्षेत्रीय व्यापारी समेत एसीपी दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडे, दशाश्वमेध थाना प्रभारी भी शामिल थे। और ये 5 से 7 दिन तक डेली चलेगा। शाम के समय अभी आप आते हैं, इसके बाद में हम लोग काशी स्टेशन जा रहे हैं, कैंट जा रहे हैं और इसके बाद में हम लोग बीएचयू की तरफ जाएंगे और फिर जहाँ जहाँ भी मलिन बस्ती है या जिनको आवश्यकता है कंबल की वहाँ जाके आज रात भर हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा और हम लोग कंबल बांटते रहेंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।